13 लोगों की जान जो इस बोट के पलटने से गई, उसमें गलती एग्जैक्टली किसकी थी? मौसम विभाग के अकॉर्डिंग येलो अलर्ट तो था और सबने सोचा कि ठीक है, दे दी होगी मौसम विभाग ने वार्निंग। स्टोर रूम का ताला तोड़ा, लाइफ जैकेट्स निकाली तो पाया कि वो सब पन्नियों में पैक्ड थी। जब बात जान पे आती है ना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। बोट एक बार अपना टिपिंग पॉइंट क्रॉस करते ही सीधी पलट गई। यह क्रूज असल में कानूनी तौर पे चलना ही नहीं चाहिए था। हादसे से करीबन 2 महीने पहले खुद माइकल रिसोर्ट ने एमपी टूरिज्म को लेटर लिख के दिया था कि यह क्रूज पानी में उतारने लायक है ही नहीं। मां ने बेटे को अपनी ही लाइफ जैकेट में घुसा लिया था, पर फिर भी बेचारे दोनों नहीं बच पाए। ये 13 लोगों की मौत सिस्टम की सीधी लापरवाही थी। ये जानें बचाई जा सकती थी। देखो, अपने देश में मध्य प्रदेश में यहाँ मौजूद है जबलपुर। जबलपुर से करीबन 1 घंटे की दूरी पे नर्मदा नदी के किनारे पे यहाँ मौजूद है बरगी डैम बोटिंग पॉइंट। ये वही लोकेशन है जहाँ से ये नर्मदा क्वीन नाम के क्रूज में वो लोग सवार हुए थे जिनकी 30 अप्रैल 2026 की शाम को क्रूज डूबने की वजह से जान चली गई। और खमरिया आइलैंड के पास ये वो लोकेशन है जहाँ तेज आंधी तूफान और खतरनाक लहरों की वजह से ये क्रूज डूबा और 13 लोगों की जान चली गई। इस बोटिंग पॉइंट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है ये बरगी डैम जो 1988 में बनके तैयार हुआ था। इतना समझ आ गया ना? ये मध्य प्रदेश का वो एक शहर जबलपुर, 1 घंटे की दूरी पे ये बरगी डैम, ये वो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट जहां से लोग क्रूज पे चढ़े थे और ये वो लोकेशन जहां पे क्रूज डूबा था। ठीक है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो रेड लाइन बन रही है ये पूरा एक राउंड हुआ करता था इस क्रूज का। इस राउंड को कंप्लीट करने में 45 मिनट्स लगते थे। उसके अलावा ये जो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट है इसके पास ही यहाँ पे है ये माइकल रिसोर्ट। टिकट काउंटर यहाँ इस माइकल रिसोर्ट में ही था। ये माइकल रिसोर्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही था, यानी एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार ही चलाती थी इसको। ध्यान देने वाली बात यह है कि बरगी की क्रूज और बाकी वाटर एक्टिविटीज माइकल रिसोर्ट मैनेज करता था, जो एमपी गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब इनडायरेक्टली जो नाव डूबी, ये बोटिंग पॉइंट, ये माइकल रिसोर्ट, इन सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही थी। इन शॉर्ट, इस बरगी डैम बोटिंग पॉइंट पे एक नॉर्मल डे कुछ ऐसा दिखता था कि टूरिस्ट आए, माइकल रिसोर्ट के टिकट काउंटर से टिकट खरीदी, यहाँ इस लोकेशन से क्रूज में बैठे, 45 मिनट्स का राउंड किया और वापस चलो भैया अपने घर। पर 30 अप्रैल 2026 का वो दिन कुछ अलग था। उस दिन सुबह से ही मौसम इशारे दे रहा था। गर्मी के बाद वाली वो अजीब सी बेचैनी, वो हल्की सी गर्म हवा जो अचानक से ठंडी पड़ने लगती है, जिसको देख के गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग बता देता है कि लगता है आज आंधी आएगी। वो हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। और यही तो बात है, हर हादसा एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू होता है। आप घूमने जाते हो, नॉर्मल दिन, फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, नॉर्मल दिन। तब तक सब नॉर्मल है जब तक कुछ अलग नहीं होता। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो उन नॉर्मल दिनों में भी उस अलग दिन की तैयारी करके रख लेते हैं। और तैयारी का मतलब होता है अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखना जो आपके बुरे से बुरे वक्त में भी उन्हें संभाल ले। और ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, जबलपुर क्रूज जैसे हादसे में 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान की जान चली जाती है या फिर वो बच तो जाता है पर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज और महीनों के इलाज में घर की सारी सेविंग्स डूब जाती हैं। पहली सिचुएशन के लिए होता है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म और सबसे सस्ता फॉर्म, जिसमें आपके ना होने पे आपकी फैमिली को एक बड़ा फाइनेंशियल कवर मिलता है ताकि बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और EMI कभी ना रुकें। ये इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में लोगे, प्रीमियम उतना कम बनेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। दूसरी सिचुएशन के लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार इंसान बच तो जाता है लेकिन ICU, सर्जरीज, टेस्ट और महीनों तक चलने वाले इलाज के खर्चे घर की सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इन्हीं खर्चों का बोझ खुद उठा लेता है ताकि बीमारी या हादसे के टाइम आप सिर्फ इलाज पे फोकस करो, पैसे पे नहीं। बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पे अपने लिए बेस्ट प्लान चुनो। और सबसे अच्छी बात, ये दोनों ही इंश्योरेंस सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ जैसे प्रीमियम से शुरू हो जाते हैं और आपको लाखों करोड़ों तक का कवर देते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, तो अभी जाओ और अपने उस अलग दिन की तैयारी आज ही कर लो। और यहाँ बात सिर्फ आसमान के इशारों की नहीं है, खुद सरकार के अपने मौसम विभाग ने पहले से साफ साफ वार्निंग दे रखी थी। और यहीं पे इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट छुपा है। हमारे देश का मौसम विभाग यानी IMD किसी भी खतरे को 4 कलर्स में बांटता है। ग्रीन मतलब सब ठीक है, येलो मतलब होशियार हो जाओ और नजर बनाए रखो, ऑरेंज मतलब तैयार हो जाओ और रेड मतलब अभी के अभी एक्शन लो। यानी येलो अलर्ट का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, ये एक साफ वार्निंग है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, सावधानी रखो और खासकर खुली जगह और पानी वाली एक्टिविटीज से दूर रहो। पर येलो अलर्ट के बावजूद भी टूरिस्ट
लोग टिकट खरीद खरीद के इस क्रूज में चढ़ते जा रहे थे। शाम के 5:15 बज चुके हैं। 27,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम करने वाला क्रूज का ये पायलट महेश पटेल भी अपने कैबिन में आ चुका है और उसने इंजन स्टार्ट कर दिया है। जितनी देर इंजन गर्म हो रहा है उतनी देर ये समझो कि इस क्रूज के टोटल 2 फ्लोर्स हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है टॉप फ्लोर। ये है फ्रंट साइड जहाँ पे टॉप फ्लोर पे ही पायलट का केबिन भी है और ये बैक साइड जहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। जेटी के साथ अगर क्रूज इस तरह से लगा हुआ है तो पीछे की साइड से ही लोग इस क्रूज पे चढ़ते हैं और पीछे की साइड से ही टॉप फ्लोर पे जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जब अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ इस स्टोर रूम में सारी लाइफ जैकेट्स इन लोगों ने ताला मार के बंद करके रखी हुई थी। आज हादसे वाले दिन ये लोग जो ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर पे अलग अलग चेयर, कुर्सी, सोफा वगैरह पे बैठे हैं, इनके पास कोई लाइफ जैकेट्स नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर में घुसते ही यहाँ 2 एसी लगे हुए थे और ये ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट साइड का एक्सटीरियर था जहाँ से लोग बाहर खड़े होके फुल नजारा, फुल व्यू, फुल मस्ती मजे ले रहे थे। काफी देर हो चुकी है, इंजन गर्म हो चुके हैं। क्रूज के पायलट ने क्रूज को बढ़ाना शुरू कर दिया है और सारी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग येलो अलर्ट तो था, पर जिस समय क्रूज अपनी राउंड ट्रिप के लिए चला यानी कि 30 अप्रैल 2026 की वो शाम के 5:16 पर, उस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था और सबने सोचा कि ठीक है, दे दी होगी मौसम विभाग ने वार्निंग। देखने में तो रियल लाइफ में सब सही ही लग रहा है ना। एक रूल और जो तोड़ा था वो ये कि क्रूज पे नियम के अनुसार हमेशा 3 लोग साथ जाने चाहिए थे, एक पायलट और 2 हेल्पर्स। लेकिन आज के दिन इस राउंड पे पायलट महेश पटेल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पर था, छोटे लाल। क्रूज बरगी डैम बोटिंग पॉइंट की जेटी से काफी दूर आ चुका है और चिंता की बात यह है कि मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। जेटी मतलब पानी के किनारे से थोड़ा आगे तक बना हुआ वो प्लेटफॉर्म या पुल जैसा स्ट्रक्चर जहां बोट आके रुकती है और लोग उस पे से क्रूज में चढ़ते हैं और उतरते हैं। एक पायलट और एक हेल्पर यानी कि क्रूज के 2 ऑफिशियल स्टाफ को मिला के इस वक्त इस क्रूज में टोटल 41 लोग मौजूद हैं। क्रूज अब काफी दूर आ चुका है, इतना दूर कि अब मुड़ के वापस जाने का टाइम है, पर मौसम भी इस कदर बिगड़ चुका है कि लोगों को धीरे धीरे मन ही मन घबराहट हो रही है कि अगर मौसम और ज्यादा बिगड़ा तो लहरें इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर और इतनी ऊंची हो जाएंगी कि क्रूज पलट सकता है। धीरे धीरे मौसम और ज्यादा बिगड़ने लगा। तेज आंधी, तेज तूफान, तेज बारिश और ऊंची ऊंची लहरें। खमरिया आइलैंड के पास मौजूद जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे कुछ कारीगरों ने इस क्रूज के पायलट को बोला कि मौसम बिगड़ रहा है, यहीं किनारे लगा ले इसको, पर उनके अकॉर्डिंग पायलट नहीं माना। इतनी तेज लहरों के बीच जैसे ही पायलट ने बरगी डैम बोटिंग पॉइंट पे वापस जाने के लिए क्रूज को मोड़ा तो नीचे वाले फ्लोर को तोड़ते हुए पानी अंदर घुस गया। यही वो मोमेंट था जब क्रूज पे मौजूद सभी 41 लोगों को अपनी मौत आंखों के सामने खड़ी हुई दिखाई दी और लाइफ जैकेट कहाँ है भाई, लाइफ जैकेट कहाँ है का हंगामा शुरू हुआ। लाइफ जैकेट तो असल में इस ताले में ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रूम में बंद थी। 3 लोग गए, स्टोर रूम का ताला तोड़ा, लाइफ जैकेट्स निकाली तो पाया कि वो सब पन्नियों में पैक्ड थी। उन लाइफ जैकेट्स को जैसे ही ऊपर लेके आए तो छीना झपटी शुरू हो गई। जब बात जान पे आती है तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, तुरंत लाइफ जैकेट्स बट गई, खत्म हो गई। फिर से वो लोग स्टोर रूम में नीचे गए और भी लाइफ जैकेट्स आए और तब जाके सबको लाइफ जैकेट्स मिल पाए। पर मौत को इतना करीब देख के जो पैनिक फैला, जो इधर उधर की भगदड़ मची, उस भगदड़ ने बोट के पलटने में और ज्यादा मदद की। ध्यान से समझो कैसे। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी बाद में बताया था कि सिर्फ लहरें और हवा की वजह से बोट नहीं पलटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी इसमें रोल था। पहली बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और बोट सीधी कैसे टिकती है। देखो, हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब एक वो पॉइंट जहां उस चीज का सारा वेट मानो सिकुड़ के बैलेंस करता हो। बोट के लिए रूल बिल्कुल सिंपल है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे हो, पानी के जितना करीब हो, बोट उतनी ही स्टेबल रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो गुड़िया जिसे तुम कितना भी गिरा दो वो हमेशा वापस सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका सारा वेट नीचे नीचे भरा होता है। नॉर्मल ट्रिप में लोग लोअर डेक पे बैठे रहते हैं तो वेट नीचे रहता है और बोट अपने आप सीधी रहने की कोशिश करती है, पर उस शाम उल्टा हुआ। जैसे ही लोगों को लगा कि बोट डूबने वाली है और बोट डूबनी नीचे से शुरू होगी तो मैक्सिमम लोग ऊपर वाले ओपन डेक पे इकट्ठे हो गए, जिससे बोट का सारा ह्यूमन वेट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ऊपर भारी, नीचे हल्की, यानी स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट उल्टा हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने इस ई रिक्शा वाली लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि ये डेंजरस ई रिक्शाज सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से तुरंत कैसे पलट जाते हैं और इनका कितना खतरा है, इस वीडियो में जरूर देखना। खैर, ये क्रूज, ये बोट अब एक ऐसी चीज बन गई जो जरा सा धक्का लगते ही एक तरफ लुढ़कने को तैयार थी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी। ऊपर से अब इसी अनस्टेबल बोट में स्टॉर्म ऐड कर दो और देखो चेन रिएक्शन कैसे चला। अचानक से 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की हवा और लहरें बोट को साइड से धक्का देने लगी और बोट जोर से झूलने लगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती तो बोट थोड़ा झुक के वापस सीधी हो जाती, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ये वापस सीधे होने वाला फोर्स ही कमजोर पड़ गया। फिर जैसे ही बोट एक तरफ ज्यादा झुकी और नीचे वाले किनारे से पानी लोअर डेक के अंदर घुसने लगा तो यहीं से सबसे खतरनाक लूप शुरू हुआ। अंदर आया पानी इधर उधर बहता है, वेट और बढ़ाता है और बैलेंस बिगाड़ता है। इसके ऊपर से पैनिक में लोग इधर उधर भागे, वेट एक और तरफ शिफ्ट हुआ और बोट एक बार अपना टिपिंग पॉइंट क्रॉस करते ही सीधी पलट गई। नीचे डेक वाले लोग इसलिए फंस गए क्योंकि पानी पहले वहीं भरा और पलटी होने पे निकलने का रास्ता बंद हो गया। तभी ज्यादातर मौतें नीचे हुई और बोट लगभग 20 मीटर गहरे पानी में समा गई। साफ बात यह है कि फिजिक्स ने वही किया जो उसे करना ही था। गलती फिजिक्स की नहीं थी, गलती ये थी कि बोट पे कोई ट्रेंड बंदा था ही नहीं
जो लोगों को ऊपर जमा होने से रोकता, टाइम पे जैकेट पहनाता या अलर्ट देख के इस पूरी ट्रिप को ही रोक देता। 13 लोगों की जान जो इस बोट के पलटने से गई, उसमें गलती एग्जैक्टली किसकी थी? क्यों माइकल रिसोर्ट वाले येलो अलर्ट होने के बाद भी टूरिज्म चला रहे थे? क्यों वो माँ बेटे एक ही लाइफ जैकेट में फंसे रह गए? क्यों उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 6 लाख रुपए बन के रह गई? और कैसे आप खुद को इस प्रकार के हादसों से फ्यूचर में बचा सकते हो, एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस पूरे हादसे के लिए एग्जैक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको सही से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि खराब वेदर यानी कि येलो अलर्ट को इग्नोर करना, प्लस क्रूज पे मौजूद इनकम्प्लीट नंबर्स में देसी अनट्रेन्ड क्रू का होना, प्लस अफरा तफरी मचते ही सभी लोगों का टॉप फ्लोर पे जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करना, प्लस और मोस्ट इंपोर्टेंटली लाइफ जैकेट्स को ताले में बंद करके रखना। ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एग्जैक्टली ये हादसा हुआ। पहला सबसे बड़ा कारण है मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर करना। हादसा शाम को 6:45 बजे हुआ, पर आईएमडी ने उस दिन सुबह ही अलर्ट जारी कर दिया था कि थंडरस्टॉर्म और 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चलेंगी, पर क्रूज के पायलट के अकॉर्डिंग उसे येलो अलर्ट के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो ऑरेंज अलर्ट था, फिर भी आप लोग लेके गए। ऐसा था कि तेज हवाएं चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग को नहीं बताया गया था कि हवा तेज नहीं बताया गया? नहीं। और लगभग कितने बजे हादसा हुआ जी? मान लीजिए सर करीबन 6 पौने 6 करीब पे हुआ सर। एक बड़ा कैच यहाँ पे ये भी है कि जिस समय क्रूज चला था उस समय इतना ज्यादा आंधी तूफान नहीं था, वरना शायद लोग चढ़ते भी ना क्रूज में। इतना दिमाग तो सब में होता है, पर टूरिस्टों को भले ही ना पता हो, इस पायलट को और एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट को तो पता था ना। ये तो बरगी डैम में वहाँ 15 सालों से ज्यादा से है ना कि येलो अलर्ट में क्रूज मत उतारो, मौसम अचानक बिगड़ सकता है। अलर्ट के बावजूद भी एमपी टूरिज्म का क्रूज पानी में उतारा गया और लोगों की जान चली गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अनट्रेन्ड क्रू। इंडिया में कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स या टूरिज्म हो, हमें अच्छे से पता है कि मैक्सिमम केसेस में ऑर्गेनाइजर्स की ट्रेनिंग्स और उनके लाइसेंसेस सिर्फ कागजों में होते हैं, असल में नहीं। इस बारे में डिटेल में मैंने अपनी इस डेडली एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो में डिटेल में प्रूफ्स भी दिए थे, जरूर देखना। इस क्रूज पर टोटल 39 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 15 से 16 तो करीब छोटे छोटे बच्चे ही थे, जो बेचारे अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ घूमने आए थे। ऐसी नाजुक ऑडियंस की क्राउड को मेंटेन करने के लिए गैस करो कितने लोग थे क्रूज पे? सिर्फ एक। सोचो, सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी थी कि वो सभी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की क्राउड की जान बचाएगा अगर कुछ हादसा हो गया तो। क्योंकि इसके अलावा एक जो पायलट था वो तो क्रूज चलाने में बिजी ही रहने वाला था। रूल के हिसाब से जो टोटल 3 होने चाहिए थे, आज के दिन तो वो 3 भी नहीं थे, सिर्फ 2 ही थे, एक हेल्पर और एक पायलट। इनफैक्ट उस हादसे के वो लोग जिनकी जान बच गई, उन्होंने तो ये तक बताया है कि क्रूज डूबने से पहले ही ये दोनों यानी कि हेल्पर्स और पायलट अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए और लोगों की परवाह ही नहीं की। तीसरा सबसे बड़ा कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर शिफ्ट होना। फिजिक्स यहाँ सिंपल है पर डेडली है। जब स्टॉर्म ने तेज वेव्स बनाई, क्रूज वेसल पहले से डीस्टेबलाइज हो रहा था और मल्टी फ्लोर क्रूज पे सबसे ऊपर वाला पार्ट नेचुरली टॉप हैवी होता है। जैसे ही पैनिक फैला और लोग एक ही तरफ या ऊपर की तरफ भागे, तो बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर और एक साइड शिफ्ट हो गया, जिससे वो विद इन मिनट्स पलट गई। इसका एक क्लासिक इंडियन एग्जांपल टेक कार्डी 2009 हादसा है, जहां ऑफिशियल वर्जन था कि एक ही साइड पे लोग इकट्ठे हो गए और बोट ओवरटर्न हो गई, यानी वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली गलती बोट्स और क्रूज पलटने का सबसे बड़ा ट्रिगर होती है। चौथा और सबसे बड़ा रीजन था क्रूज पे चढ़ने से पहले या फिर क्रूज पे चढ़ते ही लोगों को लाइफ जैकेट ना पहनाना और उन लाइफ जैकेट्स को ताले के अंदर बंद रखना। लेकिन लाइफ जैकेट्स वाले पूरे केस में भी तो टोटल 3 एंगल्स निकल के आ रहे हैं ना। सबसे पहला एंगल है पायलट का, दूसरा एंगल है लोगों का कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके लाइफ जैकेट पाई, और तीसरा एंगल ये है कि पायलट के अकॉर्डिंग तूफान शुरू होते ही अगर सब ने लाइफ जैकेट पहन ली थी, जैसे वो माँ और बेटे का केस जो वायरल हुआ था, जिसमें माँ ने बेटे को अपनी ही लाइफ जैकेट में घुसा लिया था, पर फिर भी बेचारे दोनों नहीं बच पाए। वो फोटो भले ही एआई थी पर इंसिडेंट रियल था। तो अगर लाइफ जैकेट्स काफी लोगों के पास थी, तो फिर भी लोग क्यों नहीं बच पाए? क्या लाइफ जैकेट्स सच में जान बचाती हैं? क्या लाइफ जैकेट्स इंडिया में स्कैम हैं और फर्जी तरीके से बनाई जा रही हैं? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, आप लोग लाइफ जैकेट्स को सही तरीके से फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो पायलट ने 2 मेजर क्लेम्स किए हैं। एक तो ये कि जनरली क्रूज पे गाने चलते हैं, लोग बोटिंग के टाइम पे डांस वगैरह करते हैं, अपनी फोटोज वीडियोस बनाते हैं, तो लाइफ जैकेट अगर प्रोवाइड कर भी दो तो टूरिस्ट पहनते ही नहीं थे। इसलिए जैसे ही मौसम खराब होता दिखता, वैसे ही टूरिस्टों को लाइफ जैकेट दे दी जाती थी। इसके पहले, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो है ये देखिए, इसमें किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी है। हाँ, कोई भी पर्यटक ने नहीं पहन कुछ की कोई पहनता नहीं सर, अपन देंगे तो भी नहीं बोलेंगे हम एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा क्लेम पायलट ने ये किया कि उस 30 अप्रैल वाले जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट में मौसम बिगड़ते ही लाइफ जैकेट सबको दे दी गई थी, जो कि सच नहीं है। पायलट के पहले क्लेम में फिर से सबसे बड़ी गलती एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की निकल के आ रही है कि लाइफ जैकेट पहनना एक मैंडेटरी रूल क्यों नहीं था। लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या फिर क्रूज पर डांस करती और मजे लेती हुई वीडियोस के एस्थेटिक्स? उसके अलावा पायलट का दूसरा क्लेम ऑब्वियसली झूठा साबित होता है जब आप इस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स की बात सुनते हो कि कैसे उन लोगों ने आखिरी मोमेंट पे ताला तोड़ के स्टोर रूम से लाइफ जैकेट्स निकाली, छीना झपटी हुई और सब लोगों को लाइफ जैकेट्स ऑब्वियसली
ऑब्वियसली नहीं मिल पाई। इसी समय पे ये बात करना भी तो जरूरी है कि जिन लोगों को लाइफ जैकेट्स मिली वो क्यों नहीं बच पाए। जो ये माँ बेटे थे जिनकी बॉडी आपस में बाद में लिपटी हुई मिली, इनके पास भी तो लाइफ जैकेट थी, ये क्यों नहीं बच पाए। देखो, लाइफ जैकेट्स एक ऐसा कवच होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर पहना जाता है और इसका काम सिर्फ एक है, हमें पानी में डूबने से बचाना। बाहर से देखो तो ये एक मोटा सा वेस्ट जैसा लगता है जो सीने और पीठ के आसपास रैप हो जाता है और बेल्ट या बकल से बॉडी पे टाइट हो जाता है, लेकिन असली खेल इसके अंदर छुपा होता है। इसके अंदर हल्का फोम भरा हुआ होता है, जैसे थर्माकोल या स्पॉन्ज जैसा मटेरियल जो पानी में तैरता है। लाइफ जैकेट का पूरा डिजाइन इसी बात पे टिका हुआ है कि ह्यूमन बॉडी पानी से थोड़ी ज्यादा भारी होती है, इसलिए हम डूबते हैं और लाइफ जैकेट उस एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करके हमें ऊपर रखती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि लाइफ जैकेट और स्विमिंग फ्लोट या ट्यूब अलग अलग चीजें हैं। सही लाइफ जैकेट का डिजाइन ऐसे बनाया जाता है कि अगर तुम बेहोश भी हो जाओ फिर भी तुम्हारा मुंह पानी के ऊपर रहे और तुम आसमान की तरफ मुंह करके सीधे तैरो। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सेल्फ राइटिंग बोला जाता है, मतलब बॉडी अपने आप पलट के चेहरा ऊपर ले आती है ताकि सांस आती रहे। इसलिए प्रॉपर लाइफ जैकेट में कॉलर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाता है और सर और गर्दन को सपोर्ट देता है। यूजुअली स्विमिंग पूल में यूज होने वाला ट्यूब या सिंपल फ्लोट ये काम नहीं करता, वो सिर्फ तब काम करेगा जब तक तुम होश में हो और खुद को संभाल रहे हो। लाइफ जैकेट के पीछे की असली साइंस है बॉयंसी, यानी कि उठान। बॉयंसी का सिंपल मतलब है कि पानी जब किसी चीज को अपने अंदर घुसने नहीं देता और उसे ऊपर की तरफ धकेलता है, बस उसी ताकत को बॉयंसी कहते हैं। जब कोई भी चीज पानी में जाती है तो वो अपनी जगह का कुछ पानी हटा देती है और जितना पानी हटता है उतने वेट के बराबर पानी उसे ऊपर धकेलता है। अब इंसान की बॉडी की डेंसिटी पानी के बिल्कुल आसपास होती है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ पे डूब जाती है। जब तुम लाइफ जैकेट पहनते हो तो लाइफ जैकेट के अंदर फोम या हवा भर के तुम्हारा पूरा पैकेज यानी कि तुम प्लस जैकेट इतने हल्के हो जाते हो कि अब तुम पानी से कम भारी हो जाते हो और पानी तुम्हें नीचे जाने ही नहीं देता। सिंपल लैंग्वेज में जैकेट तुम्हारे साथ ऐसी या इतनी तैरने वाली चीज चिपका देती है कि ओवरऑल तुम पानी पे फ्लोट करने लगो। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर लाइफ जैकेट इतनी ही अच्छी चीज है तो माँ बेटे के केस में काम क्यों नहीं करी। सबसे पहली और सबसे आम गलती, गलत साइज या गलत तरीके से जैकेट को पहनना। बहुत लोग जैकेट को लूजली पहनते हैं, बकल बंद ही नहीं करते या बस हाथ में पकड़ के रखते हैं। ऐसे केस में पानी में गिरते ही जैकेट ऊपर की तरफ झटका मारती है और अगर वो टाइट नहीं है तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाती है और तुम खुले में पानी में अकेले रह जाते हो। ये एक सॉलिड रीजन है कि अगर पायलट सही है बाई चांस ये कहने में कि सबको लाइफ जैकेट्स मिल गई थी तो फिर भी 8 डेड बॉडीज बिना लाइफ जैकेट्स के कैसे मिली। पूरे चांसेस हैं कि लास्ट मोमेंट पे लाइफ जैकेट ढंग से टाइटली नहीं बंधी और वो इतनी तेज लहरों के टाइम पे निकल गई होंगी। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें से एक सिर्फ महिला जो बच्चे को उसमें भरी थी उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था। 8 लोगों के शरीर पे लाइफ जैकेट नहीं थी। नहीं सर, जैकेट तो सभी को दी गई थी, वो नहीं थी कुछ लोगों के शरीर। इसी तरह अगर साइज गलत हो, जैसे बड़े आदमी की जैकेट बच्चे को पहना दी तो वो फिसल जाती है। दूसरी बड़ी बात, लाइफ जैकेट हर सिचुएशन में काम नहीं आती। अगर पानी बहुत तेज बह रहा हो, जैसे बांध या नदी के स्ट्रॉन्ग करंट में, या बहुत ठंडा हो तो जैकेट तुम्हें फ्लोट तो करा देगी पर करंट तुम्हें रॉक्स पे जाके पटक देंगे या ठंड से होश उड़ सकते हैं और तैरना फिर भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही अगर तुम जैकेट पहन के बहुत डीप या तेज करंट में उल्टे फंस जाओ या कोई चीज जैसे रस्सी या जाल, मशीन तुम्हें नीचे खींच रही हो तो बॉयंसी उस पुलिंग फोर्स के सामने हार सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम पानी में गिरने से पहले ही पैनिक करके उल्टा सीधा हाथ पैर मारते हो या घबराहट में सांस रोक लेते हो तो चाहे जैकेट सही हो, डर ही तुम्हें डुबा सकता है। मतलब जैकेट तुम्हें तैराती जरूर है पर दिमाग ठंडा और सही ट्रेनिंग वो भी उतनी ही जरूरी चीज है। जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट में माँ बेटे के केस में सबसे क्लोजेस्ट रीजन जो निकल के आया वो ये कि जब क्रूज पलटा तो वो दोनों बेचारे बोट के नीचे ही फंसे रह गए थे। उनके रिलेटिव्स तो बाहर आ गए पर वो बेचारे क्रूज के नीचे ही फंसे रह गए। और अगर क्रूज पलटते वक्त आप समय रहते क्रूज से दूर नहीं हुए तो आपकी लाइफ जैकेट किसी काम की नहीं। इतनी भारी क्रूज के नीचे वो कोई काम नहीं करेगी। सच ये है कि लाइफ जैकेट खुले पानी में जान बचाती है पर एक डूबती या पलटती हुई बंद बोट या केबिन के अंदर उसका उठान उल्टा तुम्हें छत से चिपका के बाहर निकलने से रोक सकता है। इसलिए अगर बोट पलट रही हो और तुमने टाइटली जैकेट पहन रखी हो तो सबसे पहले खिड़की या दरवाजे से बाहर खुले पानी में निकलना या दूर कूदना जरूरी है। फिर जैकेट तुम्हें ऊपर रखेगी। जिस बच्चे को तैरना नहीं आता उसे भी अगर सही साइज की लाइफ जैकेट के साथ बाहर खुले पानी में ले आया जाए तो अंदर फंसने से कई गुना बेहतर है। पर ध्यान रखो, लाइफ जैकेट डूब ही नहीं सकती वाली गारंटी नहीं देती है। ठंडे पानी का शॉक, तेज लहरें, करंट और पैनिक जैकेट के बावजूद जान ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े आदमी का जैकेट बच्चे को मत पहनाओ। बड़ा जैकेट बच्चे के सर से निकल जाता है या मुंह पानी में डुबो देता है। बच्चे को हमेशा उनके अपने साइज के अप्रूव्ड जैकेट्स चाहिए। तूफान को बोगस कहना गलत है। लेक और रिवर पे अचानक स्टॉर्म सच में आते हैं और जान लेते हैं। और यहाँ तो पहले से हवा की वार्निंग भी थी जो इग्नोर हुई। असली गलती स्टॉर्म नहीं, सेफ्टी रूल्स की लापरवाही थी। यहाँ तक हमें यह समझ आ चुका है कि जबलपुर क्रूज
क्रूज एक्सीडेंट केस में लाइफ जैकेट्स को लेके पूरी कहानी ये थी कि पायलट ने अपना अलग एंगल दिया कि लोग लाइफ जैकेट ही नहीं पहनना चाहते। लोगों ने अपनी बात भी रखी कि हमें लास्ट मोमेंट पे ताला तोड़ के लाइफ जैकेट्स निकालनी पड़ी और माँ बेटे के केस में लाइफ जैकेट इसलिए मदद नहीं कर पाई क्योंकि वो क्रूज के नीचे ही फंसे रह गए थे। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झटका ये भी है कि ये क्रूज असल में कानूनी तौर पे चलना ही नहीं चाहिए था। ये सिर्फ कोई सेफ्टी लैप्स नहीं था, ये सीधा सीधा कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन था। हुआ ये कि 2023 में भोपाल के एक एनवायरमेंटलिस्ट सुभाष सी पांडे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में एक एप्लीकेशन डाली कि मोटर और क्रूज बोट्स चलने से भोपाल के लेक्स और वेटलैंड्स का पानी और उसके अंदर के जीव जंतु बर्बाद हो रहे हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसा स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ एनवायरमेंट से जुड़े मामले देखती है, जैसे पानी, जंगल, पॉल्यूशन वगैरह, और गलती करने वालों पे रोक या जुर्माना लगा सकती है। एनजीटी ने सुभाष सी पांडे की उस बात को माना भी और एक लैंडमार्क ऑर्डर दे दिया कि भोज वेटलैंड यानी अपर लेक समेत स्टेट की वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स इंक्लूडिंग नर्मदा से जुड़ी जगहों में मोटर से चलने वाली क्रूज और बोट्स नहीं चलेंगी। इतना ही नहीं, जब एमपी टूरिज्म ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी का फैसला सही ठहराया। हाँ, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, एमपी टूरिज्म का दावा है कि ये ऑर्डर सीधा बरगी पे लागू नहीं होता था, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे था। पर रिपोर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट इसका उल्टा कहते हैं। और ध्यान दो, सिर्फ बिना मोटर वाली बोट्स को ही छूट दी गई। मोटर वाली बोट वो होती है जो इंजन और डीजल से चलती है, जैसे ये क्रूज, और बिना मोटर वाली वो जो हाथ या पैर से चलती है, जैसे पैडल बोट या नाव। एनजीटी ने सिर्फ मोटर वाली पे रोक लगाई थी क्योंकि उनका इंजन और तेल ही पानी को गंदा करता था। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तो हद ही कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें तो किसी ने भी रोकने का कुछ भी कोई ऑर्डर नहीं दिया है, और यह भी कह दिया कि वो अपनी बोट सर्विसेज बंद नहीं करेंगे। मतलब कोर्ट का ऑर्डर फाइल में पड़ा रहा और बरगी की नर्मदा क्वीन मजे से पानी पे चलती रही। और एक बात एकदम क्लियर कर लो, ये बोट कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं चला रहा था, इसे तो खुद मध्य प्रदेश सरकार को अपना डिपार्टमेंट एमपीएसटीडीसी चला रहा था। कोई प्राइवेट फर्म के पास अगर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट हो भी तो भी इनडायरेक्टली है तो सरकार की ही ओनरशिप और जिम्मेदारी ना। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इसे एक्सीडेंट कहना मुझे गलत लगता है। एक्सीडेंट वो होता है जो अचानक हो जाए, बिना वार्निंग के हो जाए, गलती से हो जाए। पर मेरे हिसाब से ये 13 लोगों की मौत सिस्टम की सीधी लापरवाही थी। ये जानें बचाई जा सकती थी, और ये लापरवाही किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ने मिलकर की थी। तभी तो कोर्ट ने इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमिसाइड का एंगल मानते हुए एफआईआर लिखने का ऑर्डर दिया। जरा लेयर बाय लेयर देखो कि सिस्टम ने कहां-कहां धोखा दिया। पहला धोखा, पैसे का लालच और गड़बड़। बोट में 40 से ज्यादा लोग बैठे पर टिकट सिर्फ 29 के ही कटे, यानी काफी लोग बिना टिकट के घुसे। और अब सवाल ये है कि हर टिकट के 200 रुपए के हिसाब से बाकी पैसा कहां गया। ये बिना टिकट वाली एंट्री और पैसे की गड़बड़ी पूरी तरह जांच का सब्जेक्ट है। पैसे का लालच यहाँ भी कि येलो अलर्ट था फिर भी एमपी टूरिज्म ने बोटिंग चालू रखी, जबकि उन्हें वो तब तक बंद कर देनी चाहिए थी। दूसरा धोखा, मेंटेनेंस। ये लगभग 20 साल पुरानी बोट थी जिसके इंजन पहले से ही खराब थे। और सबसे बड़ी बात, हादसे से करीबन 2 महीने पहले 1 मार्च को खुद माइकल रिसोर्ट के मैनेजमेंट ने एमपी टूरिज्म को लेटर लिख के दिया था कि ये क्रूज पानी में उतरने लायक नहीं है। हैदराबाद के एक्सपर्ट्स ने साफ बोला था कि इंजन पुराने हो चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं, इन्हें तुरंत बदलो। फिर भी रिवर नर्मदा के रिजर्वायर में जहां तूफान आ सकता है वहां ये बीमार बोट उतार दी गई। ये लापरवाही नहीं, ये लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ था। तीसरा धोखा, और ये सबसे डरावना है, लाइफ जैकेट्स बोट में थे, हर पैसेंजर के लिए, हर क्रू मेंबर के लिए, पर वो पॉलीथीन की थैलियों में एक के ऊपर एक पैक्ड पड़े थे स्टोर रूम के अंदर। मतलब इतने सालों में उन्हें कभी निकाला ही नहीं गया, कभी पहनाया ही नहीं गया। जब पानी अंदर घुसा, जब लोग चिल्ला रहे थे, तब नीचे जाके जैकेट्स के पैकेट खोले। सोचो, उस पैनिक में मरने से ठीक पहले लोग अपनी जान बचाने वाली चीज का रैपर खोल रहे थे। और चौथा धोखा, वो आदमी जिसके हाथ में सबकी जान थी, महेश पटेल। जिस पल बोट डूबा उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कोई कोशिश ना कोई हिम्मत। सर्वाइवर्स ने इंटरव्यू में बताया है कि वो सीधा पानी में कूदा और तैरकर किनारे पे भाग गया, पैसेंजर्स को छोड़कर डूबने के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि हर लेयर पे एक ही चीज कॉमन थी, हर बार की तरह चलता है वाला एटीट्यूड। टिकट में चलता है, इंजन में चलता है, और जैकेट नहीं पहनी तो भी चलता है। और अब फंस गए हो तो अपनी जान बचा लो, बाकी सब चलता है। यही 2 शब्द चलता है इस देश में हजारों लोगों को मार देते हैं। मोरबी ब्रिज का केस, ये बोट, ई रिक्शा, ये एक ही बीमारी के अलग अलग चेहरे हैं। एक अच्छी बात जरूर हुई, जबलपुर कोर्ट ने खुद आगे बढ़ के सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, एफआईआर का ऑर्डर दिया और बीएनएस सेक्शन 106 और 1110 लगाए। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर इस ड्राइवर पे एक्शन नहीं हुआ तो कल के दिन हर बोट ड्राइवर ऐसी मुसीबतों में लोगों को छोड़ के भाग जाएगा। पर सच ये है कि कोर्ट एक एफआईआर बाद में जरूर लिखवा सकता है, लेकिन वो 13 सांसें वापस नहीं ला सकता। सिस्टम ने पहले लालच में इन लोगों को बोट में बिठाया और फिर लापरवाही से उन लोगों को बोट से डुबा दिया, और आखिर में ड्राइवर ने उन्हें अकेला छोड़कर डूबने के लिए पानी में पटक दिया। जबलपुर क्रूज हादसे में 13 लोगों की जान
उनके डूबने से नहीं, ये हमारे सिस्टम के चलता है वाले एटीट्यूड की वजह से गई है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम के लिए रेडी रहना कितना जरूरी है, और इसमें आपकी मदद करेगा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपने लिए बेस्ट प्लान लो। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से ध्यान से समझोगे एक अकेले अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी टैंकों को कैसे उड़ा दिया था।